बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भूगोल खंड के तीसरे अध्याय को पढ़ रहे थे, कृषि, जिसके अंतर्गत हमने फसल प्रतिरोध, फसल बदलने से क्या परिवर्तन है, वहाँ तक पढ़ा था हमने। आज हम देखते हैं भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। भूमंडलीकरण से अभिप्राय है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय करना। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना भूमंडलीकरण कहलाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वित हुई है, जिसके कारण आज हमारे देश में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आज हम ऐसे फसलों का उत्पादन भी कर पा रहे हैं जो पहले हमारे देश में नहीं हुआ करते थे। ये सभी भूमंडलीकरण के कारण संभव है। इसी के साथ साथ हम कृषि के लिए जो नए तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे तकनीक हमने अन्य देशों से प्राप्त किए हैं। तो भूमंडलीकरण विश्व की अर्थव्यवस्था का आपसी समन्वय कहलाता है, जिसके कारण विश्व में उत्पादन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, उसके उत्तर बता रहा हूँ, सुनते जाइए और बाद में अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम फसलों का सस्यावर्तन कर सकते हैं, फसलों को फेरबदल कर लगा सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम नए तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम वर्ष में 2 से 3 फसलें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि उत्पादन बढ़ सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हम कृषि में नए नए साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, क्या औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो आज वर्तमान समय हम देखें तो औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज किसान अपने कृषि कार्य में ऐसे बहुत सारे साधनों का प्रयोग करता है जो उद्योगों द्वारा तैयार होते हैं। पहला तो ये है कि आज किसान खेतों में जिन नए उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, वो सभी उद्योग से बनते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, थ्रेसर मशीन हो, ये सभी उद्योग से तैयार होते हैं। दूसरी तरफ आज जो कीटनाशक दवाइयाँ या रासायनिक खाद का जो उपयोग किया जा रहा है, वह भी उद्योगों से ही तैयार होता है। इसके साथ साथ जो हाइब्रिड के जो बीज होते हैं, उन्हें जो संसाधित किया जाता है, वो भी उद्योग के माध्यम से संसाधित किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, औद्योगिक व्यवस्था पर किसानों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। तीसरा है, विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसका भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकसित देश अपने किसानों को अनुदान देते हैं, इसके कारण उनके जो फसल है उसकी कीमत कम होती है, जबकि हमारे देश में किसानों को अनुदान नहीं मिलता। इसलिए भारतीय किसानों की जो फसल है विकसित देशों की तुलना में महंगे होते हैं, जिसके कारण उनका निर्यात हम पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय किसानों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है, नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में नहरों की व्यवस्था नहीं है, उन क्षेत्रों में नलकूप के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो नलकूप के द्वारा अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होता है, जल का जो स्तर है वो लगातार नीचे की ओर गिरता जाता है, जिसके कारण भूमि में नमी की मात्रा कम होती है, भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जल स्रोत की कमी हो जाती है और उत्पादन भी गिरने लगता है। तो ये हो गया दुष्परिणाम।